मैं बोल रहा हूँ ये बशीरे का हार्ट है। हाँ, ये बशीरे का हार्ट है। इसमें 4 कमरे हैं, 4 चैम्बर हैं, एक रुखसाना के लिए, एक फरजाना के लिए, एक नाजिया के लिए, एक शाजिया के लिए। तो पहली बात याद रखना, चाहे बशीरे का हार्ट हो चाहे नाजिया का हार्ट हो, यहाँ पे चैम्बर 4 रहेंगे। ऊपर को बोल, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो ये मेरा करैक्टर, ये मेरी गर्लफ्रेंड का ब्लड ग्रुप ए है, ये उसका करैक्टर, ये मेरी पहली बीवी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका करैक्टर, ये मेरी दूसरी बीवी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका करैक्टर, ये मेरी तीसरी बीवी का ब्लड ग्रुप बी है तो ये उसका करैक्टर है। तो जब दोनों की शादी हुई, बच्चा नाजिया के पेट में जो था उसका ब्लड ग्रुप क्या था? पॉजिटिव था। अब देखो, ये जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला है ये जहर है नाजिया के लिए, क्योंकि उसमें तो RH नेगेटिव होता नहीं है। फर्स्ट से पहले कि हम बेवफा हो जाएं, ए दोस्त हम दफा हो जाएं, जिस सहेली का जिक्र करे वो मुझसे, हम खुदा करे हम उस पे फिदा हो जाएं। मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा WBC उसको कूट के रख देगा। क्या करके रख देगा? कूटेगा, दमादम कूटेगा। और ये डिफेंस है हमारी बॉडी का। जैसे कोई भी गैर ममालिक मतलब कोई भी मिलिटेंट अगर इंडिया में घुस जाए तो क्या आर्मी वाले छोड़ते हैं उसको? नहीं छोड़ते। तो ये हमारी बॉडी, हम तुमको समझा रहा है कि लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना, पढ़ाई पे ध्यान दे। बट बशीर तुम सुनता नहीं है मेरी बात। मैं इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूं तुम्हारा ध्यान अभी भी कहीं और है। हम क्या कर सकते हैं? इस एक कार्डियक साइकिल को लगते हैं तकरीबन 0.8 सेकंड। बहुत सारे बच्चे कार्डियक साइकिल को समझ चुके हैं। कार्डियक साइकिल क्या है? एक साइकिल है जिसमें शुरू में हार्ट रिलैक्स रहता है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, आसिया, आयशा, रोहन, करण, रवि, पीयूष, सरदीप सिंह, उत्कर्ष, मदीहा, नादिया, मेरे प्यारे बच्चे गुड्डू, क्या हाल है? सब बढ़िया। आजकल तुम लेट हो रहा है मास्टर, क्यों लेट हो रहा है? जरा बताइए, बच्चों को तुम्हारा वेट कर रहा है, इतना काहे लेट हो रहा है? इतना इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, ये लाइट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, और हमारा सिस्टम ऐसा है कि बिजली आ नहीं रही है, तो हम तुम्हारे लिए लेक्चर बना नहीं रहे हैं। सुबह से वेट कर करके अभी बिजली आया है और अभी आपके लिए लेक्चर बनाना शुरू कर दिया है। तो लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। और सर खुश करिए ना, शेर सुनाइए ना सर। इससे पहले शेर सुनिए जरा बशीर साहब। इससे पहले कि हम बेवफा हो जाएं, ए दोस्त हम दफा हो जाएं, जिस सहेली का जिक्र करे वो मुझसे, हम खुदा करे हम उस पे फिदा हो जाएं। क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा, आज आपने दिल के मामले की बात की है तो आज पढ़ाओगे क्या? आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड वन शॉट है, बायो का ये 5वां वन शॉट है, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। किसके बारे में पढ़ेंगे? इस दिल के बारे में पढ़ेंगे, इस दिल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं टॉपिक लिख के लाया हूं। क्या पढ़ने वाले हैं? ब्लड सर्वस्कुलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ने वाले हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ब्लड ग्रुप्स के बारे में, सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको लिम्फ के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद हम ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे, ठीक, ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे। अच्छा, ह्यूमन हार्ट के बाद मैं आपको कार्डियक साइकिल बताऊंगा, कार्डियक साइकिल बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा? कार्डियक साइकिल के बाद मैं आपको ECG के बारे में बताऊंगा। ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में। हालांकि मैं इधर आपको ब्लड वेसल के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, बट यहां पे हम डिटेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज इस हार्ट के रिलेटेड डिसऑर्डर्स।
अच्छा सर कुछ और पढ़ेंगे? हाँ थोड़ा बोता में हार्ट से पहले आपको डबल सर्कुलेशन के बारे में बताऊंगा, वो आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन से पहले आप कुछ पढ़ाओगे सर? हाँ, सिंगल सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अच्छा चलते हैं, पिटारा खोलते हैं और इसमें आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ये हमारी बॉडी में चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। जैसे मैंने खाना खाया, आम नाम 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 नाम, डाइजेशन कहां हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब खाना इधर आ गया, ये खाना इधर है, तो इस खाने को यहां से पकड़ के दिमाग तक, यहां तक, मेरे पांव तक कौन पहुंचाएगा? ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पहुंचाएगा, जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बोलते हो। इसमें मेनली तीन चीजें आपको पढ़नी है। कितनी चीजें पढ़नी है? तीन चीजें। एक आपने पढ़ना है दैट इज ब्लड, ब्लड मतलब खून पढ़ना है। दूसरा आपने पढ़ना है दैट इज ब्लड वेसल्स। और तीसरा आपने क्या पढ़ना है दैट इज हार्ट। ठीक, देखो मोटा मोटी बोलूं, ब्लड जो है इसमें ही चीजें घोली जाती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है, और जिन रास्तों से जाता है उसको बोलते हैं ब्लड वेसल, और जो पंप करता है उसको बोलते हैं हार्ट। बात समझ आई कि नहीं? इतनी चीज अपने दिमाग में रखो, और पूरे चैप्टर आपको या तो ब्लड देखने को मिलेगा, या ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे, या हार्ट देखने को मिलेगा। पहला हम बोलते हैं, हम पढ़ेंगे ब्लड। क्या पढ़ेंगे? ब्लड, ठीक है। ये देखो, कंस्टिट्यूएंट ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट। ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? ब्लड, ब्लड मतलब खून, फिर रगें और फिर हार्ट, ठीक है। अच्छा, ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है कि ये ऑर्गन नहीं है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें जो किस किस से बना है? प्लाज्मा से बना है 55%, और फॉर्म्ड एलिमेंट से बना है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने? दैट इज 45%। होप आपको इतनी बात क्या हुई होगी? क्लियर हुई होगी, ठीक। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू एक टाइप ऑफ टिश्यू है जो चीजों को एक चीज को दूसरे चीज के साथ कनेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ब्लड पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन और ब्रेन का टिश्यू कनेक्ट किससे है? दैट इज अ ब्लड से। ब्लड है क्या? कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, और उसमें प्रोटीन फाइबर्स उसमें क्या तैरते हैं? ये जो तैरते हैं क्या होते हैं? सेल्स तैरते हैं, और उसमें प्रोटीन और फाइबर्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। मतलब इसमें जो प्रोटीन वाला कंपोनेंट है और फाइबर्स वाला, प्रोटीन क्या हो गया? प्रोटीन एक बायोमॉलिक्यूल है, और फाइबर्स जो ऐसे धागे होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। देयर इज नो प्रोटीन एंड फाइबर्स। अच्छा, वही मैंने बोला कि ब्लड दो चीजों से बना है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा 55% है, फॉर्म्ड एलिमेंट 45 है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ब्लड सेल्स आते हैं, ठीक है। क्या आता है? ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स में कौन कौन से आते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और ब्लड के सेल के फ्रेगमेंट्स आते हैं, दैट इज प्लेटलेट्स। कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि जो प्लेटलेट्स हैं वो सेल्स हैं, बट वो एक्चुअली में मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट्स हैं। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, मैं अब ये पहला प्लाज्मा को यहां पे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। देखो, प्लाज्मा जो है वो मैट्रिक्स है। वो कितने परसेंटेज है? 55%। इसमें पानी आता है, प्रोटीन आता है। जो प्रोटीन है वो 90, जो वाटर है वो 90 से 92% है, और प्रोटीन 6 से 8% है। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? फिब्रिनोजन, जो ब्लड को जमाने में मदद करता है। एल्ब्यूमिन, जो ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ब्लड में ही पानी रहता है। उसके बाद ग्लोबुलिन डिफेंस का काम करती है। कोई बेकार चीज या कोई वायरस ब्लड में चला जाए उसको क्या करती है? किल करती है, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन एक एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीबॉडीज वो प्रोटीन्स होती हैं जिनकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है
वो मर जाता है। उसके बाद मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन। फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट कौन सा होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड लिपिड। आप ध्यान से देखो तो प्लाज्मा में कितनी सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें कितनी सारी चीजें, ये सारी चीजें आपने डिटेल में दिमाग में रखनी है। ये प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आगे डिस्कस करूंगा। होप आपको इतनी चीज समझ आई है, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ये 45% होते हैं। क्या होते हैं, 45% होते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, दैट इज ब्लड सेल्स है, दैट इज आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और ब्लड सेल के फ्रेगमेंट्स हैं, दैट इज प्लेटलेट्स या जिसको आप थ्रोम्बोसाइट कहते हो, प्लेटलेट्स या जिसको आप क्या बोलते हो, थ्रोम्बोसाइट। अच्छा, इसको प्लेटलेट्स या सेल फ्रेगमेंट्स क्यों कहते हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़े सेल के क्या है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं। अब आपने क्या करना है, कंपैरेटिवली मैं आपके लिए लिख के लाया हूं, आपने सबके नंबर याद रखने। देखो सबसे पहले आरबीसी कितने होते हैं ब्लड में, अगर आप 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लोगे, 1 मिली, उसमें 5 से 5.5 मिलियन होंगे क्या, आरबीसी सबसे ज्यादा होते हैं ब्लड में, इसलिए ब्लड का कलर रेड होता है। आरबीसी रत्ता तो ब्लड रटता, आरबीसी सबसे ज्यादा ब्लड में, इसलिए ब्लड आपका रेड नजर आता है। डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000 होते हैं और प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट कितने होते हैं, तकरीबन 1.5 लाख से 3.5 लाख होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब। ये बात समझ आएगी। फिर इसका कलर क्या होता है, रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेड है, ये लाल कलर का है और ये ब्लड में सबसे ज्यादा है, इसलिए हमारा ब्लड रेड कलर का नजर आता है। डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है, प्लेटलेट्स भी कलरलेस होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन में जो न्यूक्लियस होता है वो भी एब्सेंट होता है, इसलिए इसको ई न्यूक्लिएटेड बोलते हैं और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनली इसमें से क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। डब्ल्यूबीसी इसमें क्या, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका लाइफ स्पैन 120 दिन का है, किसका, आरबीसी का, और इसका शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी देर के लिए इसका लाइफ स्पैन है, और इसका भी क्या है, शॉर्ट लिव्ड है। ये तकरीबन 3 महीने तक जिंदा रहता है, बट ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। शॉर्ट लिव्ड मतलब 1 दिन 2 दिन में अल्लाह अल्लाह खैर चला दूसरा सेल जन्म लेता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इसका आरबीसी का फंक्शन क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। मेरे पिछले वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है तुमको बशीर साहब, हम तुमको समझा रहा है कि लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना, पढ़ाई पे ध्यान दे, बट बशीर तुम सुनता नहीं है मेरी बात। मैं इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा ध्यान अभी भी कहीं और है। हम क्या कर सकते, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा डब्ल्यूबीसी उसको कूट के रख देगा, क्या करके रख देगा, कूटेगा, दमादम कूटेगा। और ये डिफेंस है हमारी बॉडी का। जैसे कोई भी गैर ममालिक मतलब कोई भी मिलिटेंट अगर इंडिया में घुस जाए तो क्या आर्मी वाले छोड़ते हैं उसको, नहीं छोड़ते। तो ये हमारी बॉडी की क्या है, आर्मी है। फिर उसके बाद प्लेटलेट्स ब्लड को कोगुलेट करता है। अगर ब्लड थोड़ा सा भी लीक हो, आपको ध्यान से देखा गया ऐसे थोड़ा सा आपको ट्रॉमा हो, ट्रॉमाजोलॉजी का वर्ड है जिसका मतलब होता है जख्म हो, तो ब्लड वहां से निकलेगा और वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे कोगुलेट करेगा और आपका वो जख्म क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, जो आरबीसी है उसमें ये न्यूक्लियस और सारी ऑर्गेनेल्स खत्म क्यों हो जाती हैं, टू गिव मैक्सिमम स्पेस टू द हीमोग्लोबिन, ताकि हीमोग्लोबिन को सबसे ज्यादा स्पेस मिल सके। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करेगा और सेल के पास लेके जाएगा, और कभी कभी वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। आरबीसी में और एक एंजाइम होता है जिसको आप क्या बोलते हो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और इसका जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस का फंक्शन है, आप सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बशीरा लिख के ये बताओगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ओके सर, चलो जी आगे चलते हैं। अब सुनो मेरी बात, जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी की आर्मी है, डिफेंस सिस्टम है। अच्छा, इसमें
इसमें दो तरह के हैं, डब्ल्यूबीसी दो तरह के हैं। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। और आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? दैट इज अरिथ्रोसाइट। ये मैंने लिख रखा है, आरबीसी का दूसरा नाम अरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो डब्ल्यूबीसी है या ल्यूकोसाइट है, ये दो तरह के हैं, एक है ग्रैन्युलोसाइट, एक है ए ग्रैन्युलोसाइट। यहां पे ग्रैन्यूल होते हैं, यहां पे ग्रैन्यूल नहीं होते हैं। मतलब ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस, और इसमें बड़े बड़े, मतलब जैसे वो नहीं होता, जैसे छोले का दाना नहीं होता, जैसे कोई भी ले लो, कोई भी पल्सेस ले लो, उसके दाने नहीं होते, वैसे होते। इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, बट इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते। ए ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट, ये तीन तरह के होंगे, बेसोफिल, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये दो तरह के होंगे, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये परसेंटेज ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, मतलब ज्यादा कौन से होते हैं? ये तकरीबन 1% होते हैं, ये 2 से 3% होते हैं, ये 60 से 65% होते हैं हमारे ब्लड में, और ये 6 to 8% होते हैं, ये 20 से 25% होते हैं। अच्छा देखो ध्यान से, अगर आप इसके न्यूक्लियस को देखो, इसके न्यूक्लियस के मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसके न्यूक्लियस के अंदर 3 लोब्स आपको दिखेंगी, 1 लोब, 2 लोब और 3 लोब। इसके न्यूक्लियस के अंदर आपको 2 लोब दिखेंगी। ठीक है, इसके न्यूक्लियस के अंदर आपको 1 2 3 4 5 लोब्स दिखेंगी। अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो किडनी शेप होगा, और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो सिंपल राउंड शेप उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? दैट इज न्यूक्लियस होगा। ठीक, इसके बाद इसका फंक्शन क्या? ये हिस्टामाइन, हेपाराइन एंड सीरोटोनिन सेक्रेट करता है, ये रेसिस्टेंट करता है इन्फेक्शन को, पैरासाइट को किल करता है, एंटी एलर्जिक है। इसकी वजह से, ये इसिनोफिल्स की वजह से आपको जैसे भी कोई एलर्जी होगी दाने आएंगे। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रोफिल सेल्स, जो बैक्टीरिया या वायरस बाहर से अंदर आएगा, उसको सफा चट कर जाएगा, खा जाएगा। बात समझ आई नहीं? जैसे तुम मुर्गा खा जाता है ना, वैसे ये वायरस को खा जाता है। ठीक, मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस करता है, ये भी बाहर से आने वाले किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाता है। ठीक है, ये पार्टिसिपेट इन इम्यून रिएक्शन एंड प्रोवाइड द इम्यूनिटी। ये क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है इम्यून रिएक्शन में, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और बहुत बार एक सवाल आया है, व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी? आरबीसी बाई कॉनकेव शेप का होता है। अगर आप साइड से देखो ना तो वो ऐसे दिखता है, ऐसे कॉनकेव शेप दिखता है, बाई कॉनकेव दिखता है, ऊपर से भी कॉनकेव, नीचे से भी कॉनकेव, और ऊपर से देखो तो डिस्क शेप का दिखता है। बात समझे कि नहीं है? मतलब ये वैसा ही है जैसे आप क्या करो, वो आटा होता है ना, आटा मतलब जब आप आटा गूंथते हो और थोड़ा सा आप क्या कर लो, उसको राउंड कर लो इतना छोटा से, और उसको दबा दो। जब उसको दबा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? थोड़ा सा ऊपर से देखने से डिस्क शेप, और जब वो दब जाता है तो वो बाइकॉनकेव लगता है। और अगर डब्ल्यूबीसी की शेप पूछे तो वो एमोबॉइड शेप होती है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि डब्ल्यूबीसी की शेप वैसी होती है जैसे हमारे अमीबा की होती है। हर एक चीज मैंने यहां पे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक रहता है ब्लड ग्रुप का। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ब्लड ग्रुप है क्या चीज? एक्चुअली जो ब्लड ग्रुप होता है, वो आपको क्या बताता है? टाइप ऑफ आरबीसी इन योर ब्लड, के ब्लड में कौन सा आरबीसी है। और ये हर एक ऑर्गेनिज्म का करैक्टर है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो ये मेरा करैक्टर, ये मेरी गर्लफ्रेंड का ब्लड ग्रुप ए है, ये उसका करैक्टर, ये मेरी पहली बीवी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका करैक्टर, ये मेरी दूसरी बीवी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका करैक्टर, ये मेरी तीसरी बीवी का ब्लड ग्रुप बी है तो ये उसका करैक्टर है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है, मतलब हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग आरबीसी होते हैं। और हम कब बोलते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ए है? मतलब एक इंडिविजुअल का कब ब्लड ग्रुप ए होता है? कब होता है? जब उस आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होती है, प्रोटीन, जहर वाली प्रोटीन ए है, और वो एक एंटी प्रोटीन बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है बी के लिए। मतलब ब्लड ग्रुप ए जो है उसके ऊपर जो एंटीजन, जिसको मैं बोल रहा हूं जहर, वो ए का है,
और वो आर्मी बनाती है बी के लिए, तब हम बोलेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। मैं बोल रहा हूं लेट इट विल बी फरजाना। फरजाना का ब्लड ग्रुप ए कब होगा, जब उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए होगा और वो एंटीबॉडी किस ब्लड ग्रुप के लिए बनाएगी, बी के लिए। मैं बोल रहा हूं सेकंड है हमारी प्यारी नाजिया, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसका ब्लड ग्रुप है बी। बी ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर एंटीबॉडी बी की, जहर किसका, बी का, बट ये एंटीजन कौन सा, बी का, जहर किसका, बी का, और ये किसके लिए एंटीबॉडी बनाएगी, ए के लिए। मैं कब बोलूंगा कि बशीर का ब्लड ग्रुप ए बी है, जब उसके ऊपर एंटीजन जहर होगा ए और बी का, और वो किसी के लिए एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। अब सुनो मेरी बात, मैं कब बोलूंगा कि ब्लड ग्रुप ओ है फोजिया का, जब उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, कोई भी जहर नहीं होगा, बट वो एंटीबॉडी बनाएगा ए और बी के लिए। अब मेरी बात ध्यान से समझना, पता चला कि ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है, एंटीजन ए बी या एंटीजन कुछ भी नहीं। अब देखो, जब अब ऐसे बोलता है ना, डॉक्टर बोलता है कि फौजिया को ब्लड की कमी हुई है, फौजिया को ना, नाजिया को ब्लड की कमी हुई है, नाजिया को ब्लड चढ़ाना है, तो नाजिया को कौन सा ब्लड चढ़ेगा, बी वाला ही चढ़ेगा। ऐसा क्यों बोला जाता, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अगर नाजिया को ब्लड की कमी हुई, मतलब उसके पास ब्लड बी था, ठीक है, अगर आप उसको ए चढ़ाओगे, जब आपने ए चढ़ाया तो आपने ये देखा कि ए के लिए ये एंटीबॉडी बी बना के रखा है, ये समझता है कि ये ए एंटीजन खतरनाक है इसके लिए, और ये जो एंटी ए है इसको किल कर देगा। अब सुनो मेरी बात, जब इसमें ए बी चढ़ाया तो ए तो एक्सेप्ट कर ही लेता है ये, ठीक है, ए एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इसमें इसमें जब ए चढ़ाया, मतलब ए बी चढ़ाया, तो आसानी से, ये बी टाइप है तो ये बी आराम से एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि बी के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। बट जब ये ए आएगा उसके खिलाफ एंटीबॉडी है, तो ये ए बी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। जब ओ आया तो ये एंटी ए बनाता है, बट यहां पे ना ए है ना बी का जहर है, तो ओ आसानी से चढ़ जाता है। मतलब नाजिया का ब्लड ग्रुप बी है, इसमें बी वाला ही चढ़ेगा या ओ वाला चढ़ेगा। बी वाला क्यों चढ़ेगा, क्योंकि बी के खिलाफ ये कुछ नहीं करता। और ओ वाला क्यों चढ़ेगा, क्योंकि ओ के पास कोई भी जहर नहीं है। होप आपको ये वाली चीज क्या होगी, क्लियर होगी। मैंने बड़ा जोर देके आपको ये चीज समझाया है। और पहली बार ये जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप का सिस्टम दिया था, वो लैंड स्टीनर देने दिया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वार। जब आर्मी के लोगों में ब्लड की कमी होने लगी, तो उसने ये देखा कि जब वो खून चढ़ाता था, कुछ आर्मी मेंबर बच जाते थे और कुछ आर्मी मेंबर में खून चढ़ाने से जल्दी मौत हो जाती थी। आपको भी समझ आ रही होगी कि सेम तरह का ब्लड चढ़ा तो बच गया, अलग अलग तरह का चढ़ा तो नहीं बचा। ठीक, अच्छा, आपने कभी कभी देखा होगा कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव भी होता है और ब्लड ग्रुप नेगेटिव भी होता है। वो किसकी वजह से होता है, वो होता है रीसस मंकी, मतलब वो RH पॉजिटिव या नेगेटिव की वजह से होता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो इसका ये मतलब हुआ इसके ऊपर एंटीजन ए है और RH फैक्टर है। और अगर ए नेगेटिव है तो इसका मतलब हो गया कि एंटीजन ए है और उसके ऊपर रीसस फैक्टर नहीं है। मतलब क्या, जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है उसके आरबीसी पे ये RH एंटीजन होता है,
और नहीं मतलब नहीं नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें ये RH फैक्टर नहीं होता। मतलब क्या समझ आया इससे? मतलब ये समझ आया, सुनो मेरी बात, मतलब ये समझ आया कि अगर आपके पास RBC है, ठीक है, इसमें अगर RH फैक्टर है तो ये पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप होगा, और अगर साथ साथ में इसके साथ एंटीजन भी A है तो हम क्या बोलेंगे? A पॉजिटिव है। और अगर ये RBC है और इसमें एंटीजन A है बट इसमें रीसस फैक्टर नहीं है तो हम सीधा बोलेंगे नेगेटिव A है। मतलब पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव का मतलब हो गया रीसस फैक्टर का होना, तो एक एडिशनल जहर हो जाता है। कुल मिलाके में अगर आपको बताऊं, कुल मिलाके बताऊं तो हमारे पास जो अभी तक जो ब्लड ग्रुप हमें दिखते हैं, कौन कौन सा दिखता है? A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव। अब सुनते जाना, इसके बाद A B पॉजिटिव, A B नेगेटिव, फिर क्या आता है? दैट इज O पॉजिटिव, O नेगेटिव। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आराम से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं कि A में कितने जहर? सिर्फ ए पॉजिटिव में कितने जहर? 2 जहर, एंटीजन A और रिसस फैक्टर, इसमें सिर्फ A वाला जहर, इसमें B जहर, रिसस वाला जहर, B का जहर है, ये इसका जहर नहीं है। यहां पे 3 जहर है, A का एंटीजन है, B का है और रिसस वाला है। इसमें A का है, B का है और रिसस वाला नहीं है। इसमें इसमें एक रिसस वाला जहर है। इस ब्लड ग्रुप में आप देखो तो कोई एंटीजन नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसमें कोई भी जहर नहीं है। और अगर आप ए बी पॉजिटिव, इसमें 3 जहर हैं, ए का जहर, बी का जहर और रीसस का जहर, और ये एंटीबॉडी किसी के लिए नहीं बनाता, तो मतलब इसमें आसानी से हर एक ब्लड डल जाता है। चाहे ए का ब्लड डालो, चाहे बी का डालो, चाहे ए बी पॉजिटिव का डालो, तो ये क्या है? दैट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि ये किसी के लिए भी एंटीबॉडी नहीं बनाता। इसमें पहले से ही सारे जहर होते हैं, सब जहरों से ये मतलब अच्छे से जानता है, तो हर एक आने वाले जहर को ये एक्सेप्ट कर लेता। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, देखो ये रीसस फैक्टर मतलब किसी ब्लड में अगर वो पॉजिटिव है तो वो जाने वाला मतलब जिसमें वो डालोगे तो वो भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को किसी ऐसे ब्लड ग्रुप में डालोगे जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो वो पॉसिबल नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो नेगेटिव वाला, नेगेटिव मतलब जिसमें रीसस का ब्लड ग्रुप, जिसमें रीसस वाला फैक्टर नहीं है, जहर नहीं है, तो उसको अगर ऐसे ब्लड ग्रुप में डालोगे जिसमें जहर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उस जहर से अडॉप्टेड है। यहां तो जहर भी नहीं है। और नेगेटिव ब्लड ग्रुप को अगर कोई नेगेटिव में डालोगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से जहर नहीं है। और ये वाला जो ब्लड ग्रुप है, ये वाला ब्लड ग्रुप भी विदाउट जहर है, तो ये आराम से क्या हो जाएगा? अडॉप्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं बोल रहा हूं ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें रीसस फैक्टर है, मतलब ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मतलब इसमें जहर है, तो अगर आप इसको नेगेटिव वाले में डालोगे तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि ये वाला जो ब्लड है इसमें जहर नहीं था, जहर आ रहा है, तो ये इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा और इस सेल्स को किल कर देगा। अब देखो जिसमें जहर है उसमें अगर R नेगेटिव डालोगे तो ये इसमें जहर है ही नहीं था, इसमें जाल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉसिबल है। और R नेगेटिव को ब्लड ग्रुप R नेगेटिव में डालोगे तो ये भी आसानी से क्या हो जाता है? ट्रांसफ्यूज हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, थोड़ी डिटेलिंग कर रहा हूं, अच्छे से समझना। देखो ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर कंपैटिबिलिटी ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट इज डन बिफोर द ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड द कंपलिंग ऑफ द RBC। बोलता है जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो ब्लड ग्रुप और रीसस फैक्टर का पूरा ध्यान रखा जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ब्लड ग्रुप AB O,
यही लैंडस्टीनर ने बताए थे। इसमें एंटीजन है ए बी और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, मतलब ये जहर बना रहा है, प्रोटीन जो बनाता है। और ये एंटीबॉडी बनाता है किसके लिए? बी के लिए। ए बनाता है बी के लिए, बी बनाता है ए के लिए। ए बी कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाता, ओ एंटीबॉडी बनाता है ए बी दोनों के लिए, ठीक है। ए वाला ब्लड ग्रुप किस किस को चढ़ सकता है? ए को चढ़ सकता है ना, चढ़ सकता है। ए को ही ब्लड ग्रुप दे सकता है क्योंकि इसके एंटीजन सेम है, और ये एंटीबॉडी बी के लिए बनाता है, ए के लिए नहीं बनाता, तो चढ़ सकता है। ओ को भी चढ़ा सकते हो आप। डोनर ग्रुप मतलब ओ वाला भी इसको दे सकता है, ए को। ओ ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है। बी वाले को बी दे सकता है और ओ भी दे सकता है क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है। ए बी वाले को ए वाला भी डाल सकता है, बी वाला भी डाल सकता है, ओ वाला भी डाल सकता है, ए बी वाला भी डाल सकता है। क्यों? क्योंकि ये किसी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाता, ठीक है। जब एक्सेप्ट करना होता है ना तो आप एंटीबॉडी देखो, जिसके लिए वो एंटीबॉडी बनाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक। अच्छा, ये जो ब्लड ग्रुप ओ है इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है। तो एंटीजन नहीं है, बट ये एंटीबॉडी किसके लिए बनाता है? ए के लिए भी बनाता है, ए बी के लिए बनाता है। तो ना ए चढ़ेगा, ना बी चढ़ेगा, ना ए बी चढ़ेगा, सीधा ओ चढ़ेगा। देखो आप देखो तो ओ सबको चढ़ सकता है, पहले बता चुका हूं मैं। तो वो क्या? यूनिवर्सल डोनर, डोनेशन के लिए। और अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी सबसे एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती, तो ये यूनिवर्सल रेसिपिटेंट है, ठीक है। भाषा में पेशेंट को रेसिपिटेंट भी कहते हैं। देखो जैसे जब डोनेशन देनी होती है तो एंटीजन को देखते हैं, और जो पेशेंट होता है, जिसको खून चढ़ता है, उसका एंटीबॉडी देखते हैं। ये ध्यान में रखना, जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो समझ जाएगा, ठीक। अच्छा देखो, अगर डोनर ए है, ब्लड ग्रुप ए डोनेट कर रहा है बी को, क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। इसका जहर ए है, इस ए के लिए ये एंटीबॉडी बनाता है ए, तो ये पॉसिबल नहीं है। एंटीजन ए है, बात समझ आई कि नहीं है? और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए बनाता है जो इसको मारने का काम करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जो बाकी की कहानी है मैंने आपको इधर समझाई है। एक स्पेशल केस है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो, मान के चलो एक मां है जिसमें रीसस फैक्टर नहीं है, उसकी शादी हुई और ऐसे इंसान के साथ शादी हुई जिसके पास रीसस फैक्टर था। उनकी वजह से बच्चा जो उनके मां के पेट में रहा, वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला रहा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मां को छोड़ो 2 मिनट के लिए। हर लड़की मां बन सकती है, सबको पता है। मैं बोल रहा हूं यहां पे नाजिया जी है, नाजिया का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है, बट वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। उसकी शादी हुई बशीर से। जब बशीर से शादी हुई, बशीर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था, ठीक। जब दोनों की शादी हुई, बच्चा नाजिया के पेट में जो था उसका ब्लड ग्रुप क्या था? पॉजिटिव था। अब देखो, ये जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला है, ये जहर है नाजिया के लिए, क्योंकि उसमें तो RH नेगेटिव होता नहीं है। फर्स्ट बेबी नॉर्मल एज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। पहला बच्चा नॉर्मल से हो जाएगा क्योंकि बच्चे का ब्लड और मां का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता। ड्यूरिंग डिलीवरी, जब डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, देयर आर चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड, कि बच्चे का और नाजिया का ब्लड मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से ये RH फैक्टर इसके ब्लड में ट्रांसफर होगा, और RH नेगेटिव मदर मेक्स एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन। एंटीबॉडीज क्रॉस द प्लासेंटा इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। जब दूसरी प्रेगनेंसी होगी
तो मां नाजिया में एंटीबॉडी बन चुके हैं, मतलब एंटीबॉडी मतलब आर्मी बन चुकी है रीसस फैक्टर के लिए। तो जो नेक्स्ट बच्चा होगा वो RH पॉजिटिव होगा। RH पॉजिटिव होगा तो इसकी मां के ब्लड से एंटीबॉडी दौड़ेंगे और इस बच्चे के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, उसको अनीमिया हो जाएगा, उसको जॉइंडिस हो जाएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं इस पूरे कंसेप्ट को, और बच्चा कंसीव नहीं होगा। अगर कुछ दवाइयां दी जाएं जिसकी वजह से एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन को सप्रेस किया जाए तो सेकेंड डिलीवरी पॉसिबल है। एडमिनिस्टर एंटीजन RH antibodies to the mother immediately after the first pregnancy to save the baby। वही मैं बोल रहा हूं, दवाइयां देने से नाजिया का दूसरा बच्चा बच सकता है। किससे? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से। इसके बाद है ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग के ब्लड क्लॉट कैसे होता है। मान के चलो कि ये बशीर का हाथ है, बशीर के हाथ को दद्दा हो गया, यहां पे ट्रॉमा हो गया, कुछ देर के आप बाद देखते हो कि यहां पे जख्म चढ़ाता है जिसको बोलते हैं क्लॉट, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। देखो इवेंट क्या होते हैं, इवेंट होता है इंजरी होना, और प्लेटलेट सिक्रीट करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। पहला इंजरी होगी और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करेगा, जो करेगा फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस, और यहां कैल्शियम के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कैल्शियम के साथ मिलके फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा फिब्रिन में। फिब्रिन थोड़े थोड़े धागे होते हैं जिसको बोलते हैं क्लॉट। फिब्रिन थर्ड फॉर्म्ड एलिमेंट डेड होते हैं, और ये वाला क्लॉट चिपक जाता है जख्म के ऊपर। फदर क्या नहीं होती, फदर ब्लड की लीकेज नहीं होती। यही ब्लड क्लॉट अगर दिमाग में बने या इंटरनली बने तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। होप आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। कैल्शियम आयन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग, आपको समझ भी आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज होती है सीरम। सीरम क्या होता है? जब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो तो उसको क्या बोला जाता है? सीरम कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? सीरम कहते हैं। ठीक। अच्छा देखो, कभी कभी इधर देखना, कभी कभी कैसे होता है कि हमारा खून ना ऐसे कुछ पाइपों से गुजरता है जिनको आप बोलते हो ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हो? ब्लड वेसल्स। ठीक है। ब्लड वेसल्स तीन तरह की होती हैं, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, और एक होती है कैपिलरी। ठीक है। तीन तरह की ब्लड वेसल्स आपको अमूमन क्लास 11th में पढ़नी होती हैं। जब ब्लड इधर से गुजर रहा होता है तो ब्लड का कुछ हिस्सा यहां से लीक हो जाता है, ऐसे मतलब ब्लड सेल टिश्यूज में चले जाते हैं। ब्लड का कुछ हिस्सा क्या क्या जाता है? प्लाज्मा जाता है, WBC जाते हैं, और स्मॉल प्रोटीन जाता है। स्मॉल प्रोटीन जाता है, ब्लड का कुछ हिस्सा। ठीक। मतलब RBC को छोड़ के बाकी सारा इधर सेल्स वगैरह में टिश्यू में घुसता है। ये जो फ्लूइड घुसता है इसको टुगेदर क्या बोला जाता है? लिम्फ बोला जाता है। लिम्फ में ज्यादातर WBC का हिस्सा होता है, इसलिए यह कहा जाता है कि जो लिम्फ होती है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारी बॉडी के आर्मी के लिए। बाद में इसको पूरे को इकट्ठा करके दोबारा किस में डाला जाता है? इसी ब्लड वेसल में डाला जाता है, और जिस पाइप के थ्रू डाला जाता है इसको बोलते हैं लिम्फेटिक डक्ट बोला जाता है। होप आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी कि लिम्फ क्या है और लिम्फेटिक डक्ट क्या है। मान ले कि ये मेरा ब्लड जा रहा है, ठीक है, इस ब्लड वेसल से जा रहा है ब्लड, ठीक है, दिख रहा है बशीरे, ये देख रहे ब्लड जा रहा है इधर ब्लड वेसल से, ठीक है। थोड़ा सा ब्लड से यहां से कुछ चीजें लीक हुई, प्लाज्मा, WBC, प्रोटीन, उसको मैंने बोला लिम्फ, और वो कुछ देर के लिए इधर रही और उसके बाद वापिस ये यहां पे दोबारा उसी ब्लड वेसल में
घुस गई थ्रू अ ट्यूब नोन एज लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, अच्छा इसके बाद होता है सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, देखो ध्यान से अच्छे से समझना। देखो ये अमूमन टाइप किस में दिखाई देता है, फिशेज में दिखाई देता है, या फिशेज में दिखाई देता है। देखो फाउंड इन टू चैम्बर्ड हार्ट दैट इज इन फिशेस, जिसमें एक चैम्बर्ड में एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। एग्जांपल क्या है, फिशेस में। देखो फिशेस की जो पूरी बॉडी होती है, मतलब मछली की जो पूरी बॉडी होती है, उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो ऑरिकल में जाता है, वो वेंट्रिकल में जाता है, फिर वापस किस पे जाता है, किसके पास जाता है, गिल्स के पास जाता है, वहां से ऑक्सीजन मिलता है और फिर बॉडी पार्ट्स में जाता है। बात समझ आई कि नहीं? मतलब देखो ये हार्ट से कितनी बार गुजरा, दोबारा उसी पार्ट ऑफ द बॉडी में घुसने के लिए जहां से वो निकला था, दैट इज एक बार। तो सर्कुलेशन को क्या बोला गया, सिंगल सर्कुलेशन। बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल वेंट्रिकल गिल्स के पास, गिल से ऑक्सीजन और दोबारा बॉडी में चला गया। बॉडी से एक बार निकला, एक बार हार्ट से गया और दोबारा बॉडी में आ गया, तो इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, फिशेस में होता है। अच्छा ये जो आपको थोड़ा धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, ये मैंने लिख रखा है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में। थोड़ा सा इसको दोबारा लिख देता हूं, ठीक है, टाइम की कमी है, नहीं तो स्लाइड मैंने दोबारा बना देनी थी आप सब बच्चों के लिए। इनकम्प्लीट क्या बोलते हैं इसको, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये कहां पे होता है, ये इसकी एग्जांपल फ्रॉग है, जो एक एम्फीबियन है, मतलब लैंड पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। देखे 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसमें, एम्फीबियन में, मोस्टली रेप्टाइल में। 3 चैम्बर्ड जो हार्ट होता है उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। होता क्या है कि ये बॉडी पार्ट है, बॉडी का कोई ऑर्गन है। मान लो कि ये हैंड है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, कहां गया, राइट ऑरिकल में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो कहां गया, दैट इज वेंट्रिकल में गया, क्योंकि वेंट्रिकल इधर एक ही है। और फिर अगर आप ध्यान से देखो साइमल्टेनियसली लंग्स, स्किन और बक्कल कैविटी, क्योंकि फ्रॉग रिस्पायर किससे कर सकता है, लंग्स, स्किन और बक्कल कैविटी, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड, दोनों नीचे आए, दोनों मिक्स हुए, किसमें, वेंट्रिकल में। फिर मिक्स में से आधा ब्लड चला गया बॉडी ऑर्गन में ऑक्सीजन लेकर, और आधा दोबारा किसमें चला गया, दैट इज लंग्स और स्किन में, ताकि वहां से वो दोबारा ऑक्सीजन उठा सके। होप आपको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन समझ आई होगी, और इसकी एग्जांपल क्या है, दैट इज फ्रॉग। ठीक, अच्छा अब है हमारा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन बहुत आसान टॉपिक है, इस साल ये 10th क्लास में मिसिंग था, बट जब आप 10th में थे तब ये टॉपिक आपको था। डबल सर्कुलेशन में क्या है, देखो सुनना आराम से समझना। डबल सर्कुलेशन क्यों बोला गया है, देखो बॉडी पार्ट से एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, ये फिर ये राइट ऑरिकल में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर ये राइट वेंट्रिकल में गया, और फिर दोबारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या लिखा हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास गया, लंग्स के पास, वहां इसको ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ये किसके पास आया, लेफ्ट ऑरिकल के पास, या लेफ्ट ऑरिकल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, और फिर बॉडी पार्ट में। देखो बॉडी पार्ट से एक बार निकला, हार्ट से एक बार गुजरा, फिर लंग्स से एक बार गुजरा, फिर दोबारा हार्ट से एक बार गुजरा, और फिर उसी पार्ट में आया। मतलब डबल सर्कुलेशन में मैन पॉइंट क्या है कि बॉडी पार्ट से एक बार निकले, हार्ट से 2 बार गुजरे, दोबारा उसी बॉडी पार्ट में आने के लिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। फाउंड इन 4 चैम्बर्ड हार्ट, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, बर्ड्स में, मैमल्स में, एंड सम रेप्टाइल्स दैट इज क्रोकोडाइल।
टू सर्कुलेटरी सिस्टम पाथवे होता है इसमें। एक होता है सिस्टमैटिक पाथवे, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। आप ध्यान से देखो, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल तक, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये राइट ऑरिकल तक, ये राइट ऑरिकल तक जिसमें ये बॉडी पार्ट आ गया, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि ये यहां पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। और अगर आप देखो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल तक, राइट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से लंग्स इंक्लूड करके राइट ऑरिकल तक, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। होप आपको ये वाली चीज क्या आई होगी, बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अच्छा, ये है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ह्यूमन हार्ट। मैं इसको बहुत अच्छे से डिटेल में यहां पे आपको बताऊंगा। मैंने ये चीज आपको बता चुकी है कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ब्लड से, हार्ट से और ब्लड वेसल से। मैंने ब्लड पढ़ा चुका हूं, अब मैं हार्ट पढ़ा रहा हूं, ब्लड वेसल इसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो, अगर आप हार्ट देखो, ठीक है, हार्ट देखो तो हार्ट में आपको 4 चैम्बर नजर आएंगे, ठीक है। ये 4 चैम्बर हार्ट के आपको दिखेंगे, किसमें, ह्यूमंस में, ठीक। ये बशीरे का दिल है, इसमें 4 कमरे हैं, एक रुखसाना के लिए, एक फरजाना के लिए, एक नाजिया के लिए, एक शाजिया के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये बशीरे का हार्ट है, हाँ ये बशीरे का हार्ट है। इसमें 4 कमरे हैं, 4 चैम्बर हैं, एक रुखसाना के लिए, एक फरजाना के लिए, एक नाजिया के लिए, एक शाजिया के लिए। तो पहली बात याद रखना, चाहे बशीरे का हार्ट हो चाहे नाजिया का हार्ट हो, यहां पे चैम्बर 4 रहेंगे। ऊपर को बोलते हैं ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। बात समझिए, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा। बात समझ आई कि नहीं आई? अब सुनना ध्यान से। देखो, जो वेंट्रिकल होते हैं वो ऑरिकल से बड़े होते हैं, वेंट्रिकल ऑरिकल से बड़े होते हैं, ठीक। अच्छा, जो ऑरिकल और आरिकल में सेप्टम होता है उसको बोलते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम, ठीक है। ये थोड़ा पतला होता है, ये थोड़ा पतला होता है और मस्कुलर होता है। राइट ऑरिकल बड़ा होता है लेफ्ट ऑरिकल से, राइट ऑरिकल थोड़ा बड़ा होता है लेफ्ट ऑरिकल से, ठीक। अच्छा, देखो ध्यान से, ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकुलर ये सेपरेट होता है बाया एवी सेप्टन, थिक फाइब्रस टिश्यू होता है, ठीक। ये ध्यान में रख लेना। फिर अगर आप ध्यान से देखो, नीचे आओ तो इसके बीच में भी एक सेप्टम होता है, इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये थिक होता है, मस्कुलर होता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बड़ा होता है, ये भी बड़ा होता है। अगर आप ऑर्डर देखो तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। थिकनेस देखो तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ज्यादा मोटा होता है एज कंपेयर टू इंटर आर्टरियल सेप्टम के बारे में, ठीक। ये हमारा थोड़ा बहुत हार्ट के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे मैं कुछ किसके बारे में बताऊंगा, जो ओपनिंग्स इधर होती हैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको थोड़े वेल्व्स के बारे में बताऊंगा। देखो, ये हमारा हार्ट है, सुनना ध्यान से, ये इसमें ऊपर से एक ओपनिंग होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, ठीक। ये क्या करता है, ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, ऊपर वाले पार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे लाता है। और एक चीज अभी मैं बता देता हूं, जो ब्लड वेसल लाती हार्ट की तरफ आती है उसको वेन बोलते हैं, इसलिए यहां पे आपको वेन जैसा नाम नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, देखो ध्यान से, एक है इंफीरियर वेना कावा, ये लार्ज वेन होती है, लार्जेस्ट वेन है जो ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्रोस्टीरियर, मतलब नीचे से। तो आप ध्यान से देखो तो 2 ओपनिंग मैंने बता दी है।
ये कोरोनरी साइनस है, ये ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट के दीवारों से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में लाती है। राइट ऑरिकल इधर होता है उसमें लाती है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को गॉर्डेड करते हैं कुछ वॉल्व जो मैं आगे चल के बताऊंगा। फिर आप ध्यान से देखो तो चार वेन्स, ध्यान से देखो ये चार वेन्स यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डालती हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। चार ओपनिंग होती है पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। देखो वेन है तो हार्ट की तरफ आ रही है। अब सुनना ध्यान से, जो आर्टरी जो थिकनेस वॉल होती है वो वेंट्रिकल की ज्यादा होती है ऑरिकल से। थिकेस्ट वॉल किसकी होती है? दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल की। अब मेरी बात ध्यान से समझना, तीन ओपनिंग यहां पे होती हैं, फिर ये ब्लड यहां इंटर करता है, फिर यहां से जो हार्ट से निकलती है उसको बोलते हैं आर्टरी। ये जो आर्टरी है ये कौन सी है? दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये लंग्स के पास लेके जाएगी, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और ये लेफ्ट ऑरिकल में डालेगा और फिर यहां से एक और ब्लड वेसल जाती है बाहर जिसको बोलते हैं अरोटा, जिसको मैं आगे वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, वो बात समझ आ गई थी जो ऊपर वाली थी। अब मुझे ये देखना ध्यान से अच्छे से समझना। देखो ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसमें तीन मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं या कस्प होते हैं, तीन फ्लैप्स होते हैं, 1 2 और 3। ठीक, इसके बाद ब्लड नीचे आता है और फिर अगर देखो तो राइट वेंट्रिकल में जाता है। यहां पे सेमी ल्यूनर वाल्व होता है जिससे ब्लड इधर इंटर करता है। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो ब्लू कलर की ब्लड वेसल आपको नजर आ रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी है जो मैंने आपको पहले वहां पे मार्क करवाई थी। ठीक है, ये लंग्स में चलेगी। ठीक है, फिर मैंने बोला था लंग्स से पल्मोनरी वेन इधर इंटर करेगी और यहां पे आपको वाल्व दिखेंगे, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। दो मसल फ्लैप्स होते हैं या कस्प होते हैं। फिर यहां से ब्लड नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब भरे जाएगा तो फिर ये अरोटा के जरिए बॉडी के हर एक हिस्से में जाएगा। अरोटा के आगे भी वॉल्व लगा होता है, सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है। एक चीज याद रखना, ये वॉल्व क्या करते हैं? ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को नहीं होने देते। एक बार ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया तो ऑरिकल्स में नहीं जा सकता क्योंकि यहां पे वाल्व लगे होते हैं। ये वाल्व कभी किसी पेशेंट में खराब हो जाता है तो आप बोलते नहीं हो दिल का बाल खत्म हो गया मेरी चाची का, वो जम्मू ऑपरेशन करवाने जा रही है। जब मुझे किसी ने ये चीज बोली तो मैंने सोचा दिल के ऊपर भी बाल उगा करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। वेल्स प्रोवाइड द यूनिडायरेक्शनल पाथवे, एक तरफ का ब्लड चलता है एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अगर आप ध्यान से चलो तो आर्टरिया से ब्लड जाता है वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या अरोटा में ब्लड जाता है। थिकेस्ट ऑफ वॉल इज वेंट्रिकल वॉल आर्टरी से, और थिकेस्ट वॉल किसकी है? दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल की है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना। देखो ये जो पूरा दिल होता है ये कार्डियक मसल का होता है। ठीक है, और ये जो मसल होती है ये ऑटो एक्साइटेबल होती है। ठीक, अब सुनना ध्यान से, देखना ये नोडल टिश्यू क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज होते हैं जो हार्ट को एक्साइट करते, मतलब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते, रिलैक्स करते। ठीक है, एक गुच्छा इस नोडल टिश्यू का यहां पे होता है। ये कहां होता है? राइट ऑरिकल के राइट अपर कॉर्नर में। बिल्कुल ध्यान से समझना, एस से नोड बोलते हैं। ये पेस मेकर होता है, ये बिजली पैदा करता है और बिजली ऐसी पैदा करता है जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। ठीक है, और ये 1 मिनट में कितनी बार सिग्नल पैदा करता है? 70 से 75 बार। रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन एंड मेंटेनिंग ऑफ नॉर्मल रिथम ऑफ हार्ट बीट। तो शुरू में जब दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ऐसे नोट यहां पे होते हैं। ठीक है, फिर यहां पे इंटरनोडल पाथवे होते हैं जो दूसरे नोडल टिश्यू के पास जाते हैं, दैट इज एवी नोड। ये 50 से 60 इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा करता है 1 मिनट में। लोकेटेड लोअर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल क्लोजर टू द एवी सेप्टम
आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। फिर ये वाला सिग्नल लेके जाता है दैट इज एवी बंडल के पास, ये भी सिग्नल पैदा करता है 30 से 40 पर मिनट। फिर ये आगे ट्रांसफर होता है लैटरल ब्रांचेस में, ये लैटरल ब्रांच इसकी बनती है ऐसे, और ये इसकी लैटरल ब्रांचेस बनती है, ठीक है। और जो एंड ब्रांचेस होते हैं उसको बोलते हैं परकंजी फाइबर, ये भी इंपल्स जनरेट करती हैं 20 से 25 पर सेकेंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इंपल्स कंडक्शन दैट इज एस से नोड, फिर एवी नोड, फिर एवी बंडल और फिर परकंजीस फाइबर। मतलब सिग्नल यहां से स्टार्ट हुआ तो पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, ऑरिकल्स, फिर ये रिलैक्स होंगे और फिर तब तक सिग्नल कहां पहुंचेगा, दैट इज वेंट्रिकल में, और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को प्रेशराइज से नीचे करेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को आगे जाने देगा। होप आपको ये समझ आया है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कार्डियक साइकिल। बशीर साहब मुझे बोल रहा था कि जब मेरा मास्टर स्कूल में कार्डियक साइकिल पढ़ा रहा था तो मुझे कार्डियक साइकिल नहीं समझ आई। पहली बात सुनना क्या है, कार्डियक साइकिल क्या है। द कार्डियक साइकिल is the cycle which help us to understand the functioning of हार्ट के हार्ट किस तरह से काम करता है। अभी आपने बोला कि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है। तो पहले शुरू में आप ध्यान से देखो, तो शुरू में अगर ध्यान से देखो तो ये हार्ट है, हार्ट के ऊपर वाला जो होगा वो होगा दैट इज ऑरिकल्स, और नीचे जो चैम्बर होंगे उसको बोलेंगे वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये रुखसाना के लिए, फरजाना के लिए, बशीर के लिए, नजीर के लिए, रुखसाना, फरजाना, नाजिया, शाजिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, शुरू में क्या होता है, डायस्टॉल होता है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर होते हैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये शुरू में ना ये ऊपर से वेन्स ओपन होती हैं, यहां से पल्मोनरी वेन, यहां से सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा इन चैम्बर्स को भरती हैं, इन चैम्बर्स को क्या करती हैं, भरती हैं। ये चैम्बर ब्लड फिल हो रहा होता है शुरू में, ठीक है। फिर क्या होता है, आर्ट्रियल सिस्टोल होता है। आर्ट्रियल सिस्टोल मतलब जो ऑरिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एस ए नोड की वजह से। इसको बोलते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन, ठीक। फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पे जो वाल्व होंगे वो खुलेंगे और ब्लड कहां पे आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा, ठीक है। जब ये वेंट्रिकल्स में आएगा तो वेंट्रिकल फिलअप होंगे, फिर वेंट्रिकल क्या होंगे, फिलअप होंगे, और फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा। वेंट्रिकल से जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से ब्लड सीधा निकल जाएगा, एक तरफ से निकल जाएगा किसमें, एक तरफ से निकल जाएगा लंग्स में, और एक तरफ से निकल जाएगा किसमें, बॉडी पार्ट्स में निकल जाएगा, ठीक है। और फिर कुछ देर के लिए दोबारा हार्ट क्या हो जाएगा, रिलैक्स स्टेज में। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले जॉइंट डायस्टॉल होता है, मतलब सब कुछ रिलैक्स में होता है। ऊपर ऑरिकल भरे जाते हैं, फिर वो ऑरिकल कंप्रेस होते हैं, फिर ब्लड सारा पुश होके वेंट्रिकल्स में आता है, फिर ये कंप्रेस करते हैं, फिर पूरी बॉडी में चला जाता है और फिर नॉर्मल स्टेज में आता है। तो ये एक साइकिल है, और ये साइकिल याद रखना, ये जो कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल repeats 72 times per minute, 72 times पर मिनट, एक मिनट में 72 पाए मतलब दोहराई जाती है। और ध्यान से देखा जाए इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं हार्ट
रेट। हार्ट 72 टाइम्स धड़कता है 1 मिनट में, और इस एक कार्डियक साइकिल को लगते हैं तकरीबन 0.8 सेकेंड। बहुत सारे बच्चे कार्डियक साइकिल को समझ चुके हैं। कार्डियक साइकिल क्या है? एक साइकिल है जिसमें शुरू में हार्ट रिलैक्स रहता है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ब्लड सारा वेंट्रिकल्स में चला जाता है, फिर वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो पूरा ब्लड बॉडी में चला जाता है, फिर दोबारा से जब फिलिंग होती है तो हार्ट क्या हो जाता है? रिलैक्स स्टेज में आ जाता है। तो ये डायग्राम आपने पूरी अच्छे से बनानी है, इसके नोट्स में आपको डाल दूंगा। कहां डालूंगा? टेलीग्राम चैनल में डालूंगा। तो आपको ना ये कार्डियक साइकिल अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। इसके बाद होता है ईसीजी। ईसीजी का मतलब क्या होता है? ईसीजी को ईसीजी 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 क्या है? दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। एक मशीन होती है, ठीक है, एक मशीन होती है जो ईसीजी मशीन उसको बोलते हैं, जो हमारे हार्ट के एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है। हार्ट के एक्टिविटी रिकॉर्ड करने का मतलब क्या हो गया? कि वो हमारे कार्डियक साइकिल को रिकॉर्ड करती है। ईसीजी मशीन कार्डियोग्राफ मशीन जिसको बोलते हैं, जो क्या करती है? रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ ओवर हार्ट। अगर मन से बोलूं तो ये हमारे कार्डियक साइकिल को रिकॉर्ड करती है और एक फोटो बना के आपको देती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जिसको क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये एक मशीन है जिसकी 3 लीडें होती हैं, 3 इलेक्ट्रोड्स होती हैं। एक राइट रिस्ट में लगती है, एक लेफ्ट रिस्ट में लगती है और एक लेफ्ट एंकल में लगती है, नीचे पांव में, ठीक है। फिर ये रिकॉर्डिंग होती है जिसकी वजह से ये मशीन हमारे कार्डियक साइकिल को जज करती है और एक ग्राफ बना के हमें फोटोस्टेट की शक्ल में बाहर आता है उस मशीन से, ठीक। इसमें आप ध्यान से देखो तो 4 रीजन है। 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन और चौथा रीजन, ठीक। पहला रीजन जो पी रीजन है, ये क्या दर्शाता है? ये आराम से समझना। ये जो पहला रीजन है, ये पी रीजन जो है, ये क्या दर्शाता है? आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल मतलब जब आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। दूसरा रीजन कौन सा? QRS। पी रीजन क्या बताता है? आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल का मतलब हो गया कि आर्टेरियल की कॉन्ट्रैक्शन, जिसको आप डीपोलराइजेशन भी बोलते हो। QRS कंप्लेक्स वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन बताता है। डीपोलराइजेशन जब बताता है तो इसी को, डीपोलराइजेशन को ही क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और इसी को क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्शन। होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। फिर टी रीजन जो होता है, ये वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे होते हैं, और जो पी रीजन होता है, जो पी रीजन होता है, इसमें पूरी तरह से हार्ट क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो? जाइंट डायस्टोल। बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब ये कार्डियक साइकिल ही है, बस ग्राफ की फॉर्म में। अच्छा, यहां पे आपको 2 साउंड देखने को मिलेंगे। एक होता है लब साउंड, एक होता है डब साउंड। इंपॉर्टेंट है। लब साउंड इज द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब यहां पे क्लोजर हो रहा होगा किसका? वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल जब बंद हो रहे होंगे तो पहली साउंड आएगी लब साउंड। बात समझ नहीं है? जैसे बशीर नाजिया के दिल की धड़कन सुन रहा है, पहला आया लब, दूसरा आया डब। लब कब आएगा? जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल बंद होंगे। और डब कब आएगा? जब सेमी ल्यूनर वाल्व जो के कहां पे हैं? आर्टरीज पे लगे हुए हैं, वो बंद होंगे। मतलब डब कब आएगा? जब ये वाले वाल्व, कौन से वाले वाल्व? ये वाले वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व बंद हो रहे होंगे, आर्टरी पे लगे हुए, ठीक है। तो 2 तरह की साउंड आती है दिल से। अच्छा, अब मैंने आपको ब्लड बता दिया, हार्ट बता दिया। अभी जो मैं बता रहा हूं वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? वो ट्यूब्स होती हैं जिसमें से ब्लड गुजरता है, उसको बोलते हैं ब्लड वेसल। देखें, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन, एक होता है कैपिलरीज।
ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो आर्टरीज को, तो आर्टरीज अगर अच्छे से देखो तो आर्टरीज वो होती हैं जो दिल से बाहर निकलती हैं, उनको बोलते हैं आर्टरीज, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो जब आप आर्टरी के ट्यूब को कट करो ना, तो आपको ऐसा मिलेगा, उसमें 3 लेयर्स होंगे। कट करके सामने से देखो, इधर से कट किया, ये ट्यूब थी उसको कट किया, सामने से देखो तो 3 लेयर हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, उसके बाद है ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। किससे बनी है हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, उसके बाद ध्यान से देखो, फिर आता है वेन। वेन थोड़ी सी थिन होती है, जैसे ये मोटी है, ये थोड़ी सी थिन है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा से बना होता है। कैपिलरी आप देखो तो ये थिनेस्ट वॉल होता है। वॉल इज मेड अप ऑफ ओनली एंडोथेलियम। एंडोथेलियम मतलब इसके पास सिर्फ ट्यूनिका इंटीमिया होती है। बाहर की जो 2 लेयर्स होती हैं जो आर्टरी और वेन के ऊपर होती हैं, वो यहां पे नहीं होती है। थिकेस्ट ऑफ ट्यूनिका मीडिया इज आर्टरी। अगर आप थिकनेस देखो ब्लड वेसल की, तो आर्टरी ज्यादा मोटी होती है और वेन थोड़ी सी कम होती है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअली मैंने लिखा है तो बता देता हूं। जैसे ट्यूनिका एक्सटर्ना ये किससे बनी होती है? कोलाजन फाइबर से, ठीक है। मीडिया किससे बनी होती है? स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से, ठीक। ये जो अंदर वाली लेयर्स है ये किससे बनी होती है? ट्यूनिका इंटीमा एंडोथेलियम से बनी होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। सेम चीज इधर भी होती है, बट कैपिलरीज में पहली 2 लेयर्स क्या होती हैं? एब्सेंट होती है। देखो ध्यान से, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज। कार्डियक एक्टिविटीज कैसे रेगुलेट की जाती हैं? सारी चीजें देखो, हार्ट ऑटोनोमस है, हार्ट अपनी एक्टिविटी खुद कंट्रोल कर सकता है, बट हार्ट के ऊपर भी उसके पापा बैठे हैं। कौन? दैट इज दिमाग। तो हार्ट भी दिमाग से कंट्रोल होता है। कार्डियक सेंटर इज लोकेटेड इन मेड्यूला ओब्लंगाटा। इधर पीछे की तरफ द मेड्यूला ओब्लंगाटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। खुद ब खुद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट रेट को बढ़ा सकता है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। और उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट, उसकी वजह से क्या आ गया? कार्डियक आउटपुट भी क्या कर जाता है? बढ़ता है। आउटपुट भी बढ़ता है, ठीक है। ये चीज आप रहने दो, ठीक है, नहीं पढ़ना, ठीक। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक, ये हार्ट बीट रेट को कम करता है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कम होती है और उसकी वजह से जो दिल से ब्लड निकलता है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या हो जाती है? आउटपुट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। बस आपको मैं इतना बता रहा हूं कि जो इधर देखना, जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट होती है किसकी? एथलीट की जो हार्ट बीट होती है वो ज्यादा होती है एक नॉर्मल इंसान से। इतना आप ध्यान से रख लेना, नॉर्मल ह्यूमन से, ठीक है। क्योंकि वो एक्सरसाइज वगैरह करता है तो उसका दिमाग जो होता है वो ज्यादा तेज सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बढ़ा देता है और कार्डियक आउटपुट भी क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। डिसऑर्डर इन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सा डिसऑर्डर है? सबसे पहले है हाइपरटेंशन, जिसको आप क्या बोलते हो? हाई ब्लड प्रेशर। देखो, आराम से देखो, अगर नॉर्मल बीपी देखा जाए ना तो 120/80 होता है। ये होता है डायस्टॉल, मतलब जब रिलैक्स होता है, और ये होता है सिस्टोल, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये डायस्टोलिक प्रेशर है, ये सिस्टोल, ये नॉर्मल है। जब हाइपरटेंशन होती है तो ये 120 से 140 हो जाता है और डायस्टोलिक 90 से 80 से 90 हो जाता है। एमएमएचजी प्रेशर की यूनिट है, बहुत अच्छे से केमिस्ट्री में बता रखी है। हाई प्रेशर से क्या होता है कि हार्ट बड़े जोर से ब्लड पंप करता है और ये ब्लड प्रेशर से दिमाग वगैरह में जाता है, जिसकी वजह से हार्ट, ब्रेन और किडनी में ज्यादा असर पड़ सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको सीएडी बोलते हैं, डिजीज क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफ्टन रिफर टू द आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस अफेक्टेड द ब्लड वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। मतलब ये क्या होता है कि जो ब्लड
हार्ट से निकल के दोबारा ब्लड हार्ट में आता है ना, दैट इज थ्रू अ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ब्लड लेती है और हार्ट को ही देती है। उसके रास्ते में थोड़ा सा प्लेग आ जाता है जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसकी वजह से दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एक एंजीना पेक्टोरिस और दूसरा हार्ट अटैक आ सकता है। देखो अगर आप एंजीना पेक्टोरिस, देखो इसको बोलते हैं चेस्ट पेन, यहां पे मैंने हार्ट पेन लिखा है, एक्चुअली होता क्या है, चेस्ट पेन होता है। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, कोरोनरी जैसे हार्ट से जो ब्लड निकलता है इसमें टेम्परेरी ब्लॉकेज है तो इसने दोबारा हार्ट में ही आना होता है, तो पार्शियल ब्लॉकेज होता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई कार्डियक मसल में कम हो जाती है, एक्यूट सीवियर पेन होता है जिसको आप क्या बोलते हो, चेस्ट पेन है। अगर ये ब्लॉकेज ज्यादा हो जाए पूरी बंद हो जाए तो ब्लड मिलेगा ही नहीं हार्ट को, वहां पे सप्लाई कम हो जाएगी जिसकी वजह से सडन डैमेज हो जाएगा कार्डियक मसल का और हम बोलेंगे हार्ट अटैक आ गया। हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड एफिशिएंटली, मतलब जब वो अच्छे से पंप नहीं कर रहा इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, जितने बॉडी को चाहिए ब्लड वो उतना नहीं दे पा रहा। कार्डियक अरेस्ट मतलब व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, जिसकी वजह से हार्ट जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करना बंद कर देता है उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। इसको बोलते हैं, एक होता है हार्ट ब्लॉक व्हेन द कंडक्शन पाथवे ऑफ द हार्ट इज डैमेज, मतलब कंडक्शन मतलब जिस तरह से हार्ट ब्लड जिस तरह से हार्ट में आता है, हार्ट से निकल के डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाता है, अगर वहां पे ब्लॉकेज हो जाए तो हम उसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक हो चुका है। अच्छा यहां पे हमारा ये लेक्चर भी ये वन शॉट भी होता है कंप्लीट। मैंने बहुत अच्छे से बहुत एनर्जी डाल के ये वाला वन शॉट आपके लिए बनाया है। होप आपको ये वन शॉट पसंद आया होगा। प्लीज़ मेहनत करते रहिए, कमेंट किए, अपने कमेंट्स अपने डाउट्स कमेंट में पूछिएगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है, जेन्युइन डाउट होता है, तो आप ऑडियो नोट करके मेरे व्हाट्सएप कीजिए। जैसे आप कुछ चीज़ लिखते हो तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती कि आपके डाउट क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना, तो वो राइटिंग में मिस्टेक हो जाती है। आपके पास ऑडियो नोट है, आप ऑडियो नोट भी करके भेज सकते हो। अच्छा मैं थोड़ा सा थक भी गया हूँ क्योंकि 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 1-1.5 घंटे से इधर ही लगा हुआ हूँ, तो अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो उसका मीनिंग गलत नहीं इंटरप्रेटेट करना, बात समझे कि नहीं। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा। जय हिंद, वंदे मातरम। बाजू को अभी भी दर्द है यार।